नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज सोना है, जहां पर हॉलमार्क के लिए अब डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्या आपके जिले में, आपके शहर में, आपके आसपास हॉलमार्क सेंटर है या नहीं, और है तो आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं अपने सोने की प्योरिटी के लिहाज से, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आई है, जहां पर अब खाने के तेलों पर सरकारी पहरा और बढ़ता हुआ नजर आया है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, एग्री सेक्टर एक्सपर्ट जीके सूद, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर सूद, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से हमने वो डिस्कशन पेपर आता हुआ देखा था, बाजार शायद इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा था, इसके लिए तैयार भी था, लेकिन जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जहां पर कंपनीज को अब अपनी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, प्राइसेस सभी कुछ बताना होगा, थोड़ा टीडियस हो जाएगा कंपनीज के लिए। निशा जी, इसके लिए थोड़ी बैकग्राउंड जरूरी है, 1 मिनट की। 1947 में वनस्पति पर एक कंट्रोल ऑर्डर था जी। और 1967 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री पर वो काफी फेरबदल हुए उसमें, और किसी ना किसी रूप में वो रहा। और अभी 2011 में इन्होंने दोनों को कंसोलिडेट किया था, और प्रेजेंट जो ऑर्डर आया है ये थोड़ी रिलैक्सेशन है उससे, 2011 वाली से। ये टाइट नहीं है। पहले 7 तारीख को स्टॉक रिपोर्ट देनी थी, अब 15 को देनी है। पहले कोई लिखा हुआ नहीं था कैसे देनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय पोस्ट भेजनी थी। अब वो पोर्टल पर है, वो ज्यादा इजी है। और बहुत सारी मिलों के पास ईआरपी है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा इसके साथ। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए। पावर है उनके पास बाकी एंटिटीज के लिए भी, पर अभी ये प्रोड्यूसर्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर कहीं स्टॉक कंट्रोल वगैरह की जरूरत पड़े तो इस सेक्टर पर प्रोड्यूसर्स पर स्टॉक कंट्रोल कभी नहीं आता। वो आता है ट्रेडर्स पर, और उसके लिए दूसरे कानून है, वो इसके थ्रू नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो हो गई है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन ही है। ऑलराइट, रिलैक्सेशन 2011 के लिहाज से हम 2025 में यहाँ पर हैं, तो जिस तरह का सरकारी पहरा यहाँ पर है, मिस्टर सूद, आप कहेंगे ये ज़रूरी है? सब चीज़ें यहाँ पर कोलेट हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखेंगे? मैं इसकी जरूरत इसलिए नहीं समझता क्योंकि क्वालिटी के लिए आपके पास फिसाई है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, और उसमें ट्रैकिंग होती थी पहले कि ऑयल एडिबल तब होता है जब रिफाइनिंग हो। तो जमाना था 1967 का, जब इसकी ट्रैकिंग जरूरी थी। अब वो फिसाई है, तो ओवरलैपिंग टाइप सिस्टम है थोड़ा। और दूसरा यह है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ी हुई दिखती हैं सरकार को किसी टाइम पर, तो उसका रीजन ये नहीं है कि सप्लाई चेन में कुछ माल है। इतना प्राइस हाई हो चुकी है कि किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं स्टॉकिंग के लिए। ये सारा फंडामेंटल सप्लाई डिमांड का है और वर्ल्ड प्राइसेस का है। 20% ड्यूटी अगस्त में बढ़ाई गई, उससे एकदम 20% प्राइस बढ़ गई, बढ़नी थी। और उसके बाद 10% कम की इस वक्त। पर इस दौरान रुपी काफी वीक हो चुका था, क्योंकि हमारा प्राइस मेकर इंपोर्ट है, डोमेस्टिक ऑयल नहीं है। तो रुपी वीक हो चुका था, उससे प्राइस बढ़ गई, कुछ वर्ल्ड मार्केट में प्राइस बढ़ गई और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसिंग कंट्री बायोडीजल की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने शायद पहले कभी कहा था कि अगर सारा एडिबल ऑयल और टैलो बायोडीजल बन जाए तो सिर्फ 5% पेट्रोल रिप्लेस होता है, पेट्रोलियम। तो ये पता नहीं जो चेंज हो रहा है, ये अल्टीमेटली इंपोर्टिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज पर रहेगा। और जिस तरह सरकार इसको अटैक करना चाह रही है, ये ना करके, ये अगर गौर करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो वो ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो है, अभी सॉल्वेंट सोयाबीन इंडस्ट्री पर और बाकी इंडस्ट्रीज पर जो डीडीजीएस का अटैक हुआ है, 40-45% ऑयल मील कम हो गई प्राइस 1 साल में। तो उनकी वायबिलिटी भी खत्म हो गई। तो ये आत्मनिर्भर पर निर्भरता की तरफ हम नहीं है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है।
उससे भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बाकी हमारी जैसी इंपोर्टिंग कंट्रीज, सब में असर पड़ेगा। तो मेरे विचार में ये ऑर्डर जरूरी नहीं था, ये रिपील हो सकता है। ओके मिस्टर सूद, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही, आपने सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही, लेकिन एक चीज़ इसके ऊपर मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर सिर्फ ये है क्योंकि ट्रेडर्स के ऊपर तो अलग से यहाँ पर रूल्स हैं और फिर एफएससीआई भी यहाँ पर हैं। इज इट टू मेनी कुक्स इस स्पेस में? जी हाँ, मल्टीप्लिसिटी है इस वक्त, क्योंकि सॉल्वेंट इंडस्ट्री का जो ट्रैक है, ना ही इनके पास कैपेसिटी है फूड फूड मिनिस्ट्री में उसको ट्रैक करने की, ना ही वो जरूरी है। तमाम सेटअप है एफएसआई में, स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू फूड कंट्रोलर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वहाँ हो भी रहा है। और तो जहाँ तक इसका ट्रैकिंग का सवाल है, जहाँ स्टॉक पर नजर रखने का है कि कितना स्टॉक है देश में, और उससे हम प्राइस रेगुलेट कर पाएंगे। तो एक मैंने आईवीपीए में अभी प्रेजेंटेशन करी थी कि जब भी स्टॉक लिमिट लगी प्राइस बढ़ गई, और जब स्टॉक लिमिट हटी तो प्राइस गिर गई। तो फंडामेंटल रीजन कोई और है, फंडामेंटल रीजन स्टॉकिंग नहीं है, और वो स्टॉक लिमिट लगने से पूरे नहीं होते। तो इससे क्या करेगी सरकार स्टॉक पता करके? तो मिस्टर सूद, ट्रैकिंग करके क्या हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा एंड इट इज प्रोवन और इस तरह की स्टडीज आपने करी हैं कि ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रैकिंग से। हाँ जी, नहीं, ट्रैकिंग तो कहाँ तक जाएंगी? अगर ये इंडिविजुअल बिल मंगवा लें कि किसके पास जाता है वो भी हम देखेंगे, तो देयर इज नो लिमिट टू ट्रैकिंग। तो उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रैकिंग का। तो मुझे इसमें कोई लगता नहीं कोई ऑब्जेक्टिव बुरा होगा। मिस्टर सूद, आपने एक और चीज़ कही कि यहाँ से प्राइसेस और ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो इंडियन ड्यूटी है, रुपये का गिरना है, या फिर वो बायोडीजल मैंडेट्स हैं जो हम नित नए सभी कंट्री से यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आई एम अज्यूमिंग कोई कैलकुलेशन भी यहाँ पर होगी। कितना आपको लगता है कि यहाँ से प्राइसेस और जा सकता है, स्पेशली एट अ टाइम जब हम यहाँ पर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में जा रहे हैं? नो, इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मेरा बहुत जनरल था ट्रेजेक्टरी के बारे में कि ओवर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस जाएंगी। रीजन ये है कि एक तो प्राइसेस इस वक्त बढ़ी हुई हैं वर्ल्ड मार्केट में, और सप्लाई लाइन इंटरप्ट हो चुकी हैं। हमारे पास इंपोर्टेड ऑयल का स्टॉक बहुत कम है, और फेस्टिवल सीजन में लगभग लगभग बाकी एवरेज समय से 20-25% डिमांड बढ़ती है। अगर तो वो डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ये चीज गवर्नमेंट के पास इस टाइम, नेफेड के पास मस्टर्ड का स्टॉक है, वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है मीडियम टर्म में, ये सॉरी शॉर्ट टर्म में 3 महीने के लिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर सूद, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और आपके साथ हर कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एक मास्टर क्लास के जैसे होती है। थैंक यू हमें वो पूरा समझाने के लिए। तो क्लियरली जो ऑर्डर सरकार की तरफ से आया है, जैसे मिस्टर सूद ने कहा कि वो राहत ही लेकर आया है, कोई और बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट फैक्ट ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिलहाल एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं, और ये जो ओवर ट्रैकिंग है इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना हम सप्लाईज पे ना ही प्राइसेस पे आता हुआ देखेंगे। एक्चुअली अगले 3-4 महीने में भाव यहाँ से बढ़ ही सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स मिस्टर सूद ने हमें बताए ही हैं। ये तो खाने की बात हुई, हम रिएक्ट कर रहे थे जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से ओवर द वीकेंड आया था। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर रिएक्ट करने लायक है, और वो है कॉपर प्राइसेस। कुणाल, आपको चर्चा में शामिल करेंगे। 24% की गिरावट पिछले हफ्ते देखने को मिली है, और ऐसा नहीं है कि प्राइसेस कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमेक्स में तो आज भी गिरावट है, एलएमई में थोड़ी स्टेबिलिटी है, जिसका फायदा हमने इंडियन प्राइसेस पे आता हुआ देखा। जी हाँ, कॉमिक्स पे गिरावट रहने वाली ही है, बिकॉज कॉमिक्स में जो लोगों ने स्टॉक कर दिया था कॉपर, अज्यूमिंग कि 50% टैरिफ लगेगा, सडनली जो ट्रम्प साहब ने जो यू टर्न ले लिया है उसके कारण स्टॉकिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वो स्टॉक मार्केट में डंप करने का। सो दे आर डंपिंग इट, दे आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन ह्यूज लॉस। सो जो रिफाइंड कॉपर की मार्केट है, जो एलएमई पे ट्रेड करता है या जो एमसीएक्स पे ट्रेड करता है, वो मार्केट फिलहाल वो मार्केट में ग्लट है, तो वो उसके कारण नहीं बढ़ेगा। बट जैसे आज भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चाइना में इन्वॉल्यूशन पॉलिसी के अंडर कॉपर का प्रोडक्शन, रिफाइंड कॉपर के जो स्मेल्टर्स है वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। अभी जो थोड़ा बहुत कॉपर के जब ये यूएस से टैरिफ लगाया था तो कॉपर के ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्जेस बढ़ गए थे, जो फिर से नीचे आ गए हैं।
सो चाइना में धीरे धीरे पॉलिस माइन सब बंद होगी और उसके कारण स्मेल्टर सब बंद हो गए और उसके कारण कॉपर की मार्केट रीबैलेंस होके धीरे धीरे बढ़ेगी। फिलहाल रिफाइंड कॉपर की मार्केट तकरीबन आप देखेंगे तो सरप्लस में ही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 6 to 7% हायर सरप्लस और कॉन्सेंट्रेट मार्केट 3 से 4% की डेफिसिट है। सो 875 तक एक बार कॉपर आ सकता है, 875 या मैक्सिमम 870। वहां से धीरे धीरे आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, बड़ा क्रैश नहीं लग रहा है मुझे। और ऑन द अपसाइड 890 के ऊपर अभी फिलहाल इमीडिएटली नहीं जाएगा, ऐसा ध्यान बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर माफ कीजिए कुणाल, क्रूड को कैसे देखेंगे? जिस तरह की गेन्स पिछले हफ्ते देखने को मिले थे, उसके बाद हमने आज यहाँ पर मार्केट्स में थोड़े से फ्लैट मूव्स देखे हैं। ओवर द वीकेंड ओपेक प्लस एक सबसे बड़ा फोकस पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट भी था। यहाँ से आप क्या वॉच करेंगे क्रूड में और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? तकरीबन 8 लाख बैरल से प्रोडक्शन जो बढ़ाया गया है उसके कारण हमने एक फॉल देखा, जहाँ पे कच्चा तेल 6080 6100 से हमने नीचे आते हुए देखा है। ब्रेंट जो ऊपर में एक बार $74 तक चला गया था, वो सीधा $70 के नीचे चला गया है। सो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बड़ी मंदी तो नहीं लग रही है, बिकॉज ये जो रशिया और यूएस के बीच में चल रहा है उसका प्रीमियम बना रहेगा मार्केट में। सो 58-70 के आसपास आप कच्चे तेल में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 59-80 आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 59-10 के नीचे 58-10 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक सेंस चांदी पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर भी आई है 39 के बाद। जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग है, ऑफ कोर्स लोअर लेवल्स थोड़ी सी बाइंग भी है, लेकिन ओवरऑल अब क्या रेंज रह सकती है? क्या आप अभी भी बुलिश हैं? क्या हम अभी भी 40 की तरफ जा रहे हैं इस साल के एंड तक? गोल्ड और सिल्वर में मेजर एस्केलेशन ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट हुआ है। रशिया के वाटर्स के बाहर यूएस ने अपनी दो न्यूक्लियर सबमरीन को वहां पे लगा दिया है और रशिया ने इसको रिटेलिएट करते हुए कहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल यूज कर सकते हैं। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है that we are already at a possibility of starting a world war. So ये एक मेजर एस्केलेशन है यूएस के द्वारा कि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो ये वीक के एंड तक कोई डील कर ले यूक्रेन के साथ, पीस समझौता कर ले। बट कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के बाहर अपने वाटर्स पे न्यूक्लियर सबमरीन को होल्ड करती है, दैट इज अ मेजर एस्केलेशन ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, ये बहुत बड़ा फियर है। मैं ऐसा नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि यूएस रशिया पे अटैक कर देगा या रशिया काउंटर अटैक करेगा, बट just keeping their nuclear submarine out there is a very 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 positive for gold। और गोल्ड ये हफ्ते में $3450 एक बार जाएगा। एमसीएक्स पे 1,02,500 का रेट आपको देखने मिल सकता है। यहाँ मैं से कॉमेंट्स की बात कर रहा हूँ। कुणाल, यहाँ से $100 की बढ़त की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या कुछ श्रेय इसका यूएस जो जॉब्स डेट आया है उसको भी है, और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है क्या उसका फायदा सोना उठाएगा? और डॉलर इंडेक्स में अब आपकी क्या सेंस है? मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ तो मनीषा रफली $40 to $50 की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। श्योर, ओके। दूसरा मेजर जो आपने बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट किया, पिछले 3 महीने का पेरोल्स का डेटा नेगेटिवली डाउनवर्ड रिवीजन किया गया है। सो 3 महीने से वो जो भी पेरोल्स का डेटा देते थे उससे एक्चुअल पेरोल्स कम है। व्हाट इज पेरोल? द जॉब मार्केट फ्रॉम लास्ट 3 months इन यूएस इज वीकनिंग। तो हमको जो डेटा आ रहा था वो ठीक दिखा रहा था, पर सडनली फ्राइडे को जब नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा है तो पिछले 3 महीने के डेटा को डाउनवर्ड रिवीजन किया गया है। तो यूएस इकोनॉमी जितनी दिखती है इतनी रॉबस्ट नहीं है। आज सवेरे डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से बात किया है फेड चेयरमैन को निकालने के लिए, बिकॉज दे डेस्परेटली वांट रेट्स टू डाउन। आई पर्सनली फील दैट नाउ लुकिंग एट द वे यूएस लेबर मार्केट इज रिएक्टिंग, आई थिंक द एक आध महीने में रेट कट होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज इफ द जॉब मार्केट वर्सन सिग्निफिकेंटली तो बाद में रेट करना उससे अच्छा है कि प्रीएम करके रेट करे, ये अच्छा है। टैरिफ के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो वन टाइम स्पाइक आएगा 2.5 से 2.8%, पर उसके बाद वहां पे ही रहेगा या धीरे धीरे नीचे आएगा। सो मेरी राय में अभी गोल्ड $50 बढ़ने की जगह है बिंदास तेजी करना चाहिए। मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ से बढ़ जाएगा।
बिंदास तेजी करना चाहिए, तेजी यहाँ पर सोने में आ सकती है। और जैसे बताया भी गया, और जी हाँ, अब जिस तरह से हम यहाँ पर नंबर्स देख रहे हैं, अब एक 65 to 70% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में रेट कटौती होते हुए नजर आएगी। तो वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ कोर्स यहाँ पर ऊपर गई हैं। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत क्लैरिटी के साथ अपना वो व्यू सामने रखने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में नितिन खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं, जो जीजेसी के पूर्व चेयरमैन हैं। नितिन जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी भी क्या सेंस है सोने के प्राइसेस पे यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अब लगने लगा है कि जिस तरह का पुल बैक सोने ने ऊपर की तरफ किया है और जिस तरह की ग्लोबल स्थिति है, यहाँ से और तेजी देखने को मिल पाएगी। मैं पूर्व वक्ता से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज तक के हम इसको सेफ हेवन बोलते आ रहे थे। अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने बताया दिस इज अ वेल्थ इंश्योरेंस। नाउ गोल्ड इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, इज अ वेल्थ इंश्योरेंस। आज दुनिया में जितनी भी बैंक है, सेंट्रल बैंक्स है, वो सब गोल्ड की शरण में जा रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ गोल्ड का बढ़ना नहीं है, बल्कि विश्वास का बदलाव है। सबसे बड़ा जो डॉलर के ऊपर जो निर्भरता थी, वो खतरा बन चुका है और गोल्ड उस खतरे से अपनी पूरी सुरक्षा देता है। एक तरफ कागज करेंसी प्रिंट की जा सकती है, बॉन्ड प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो फिजिकल डिमांड है वो कंटिन्यूअस है। आप पिछले साल का डेटा देखिए, 1000 टन से भी ज्यादा गोल्ड वर्ल्ड की सभी 4-6 सेंट्रल बैंक ने लिया। उसमें चीन है, टर्की है, रशिया है, ये सभी सेंट्रल बैंक उसको बाइंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये गोल्ड सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि सरकार की नीति और आम लोगों की रणनीति में भी ये शामिल हो चुका है। गहने से अब ये काफी आगे निकल चुका है ये। वो तो है ही। नितिन जी, एक और चीज़, और ये जो खबर आई है जहां पर हमने देखा है कि हॉलमार्किंग सेंटर्स अब यहां पर बढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अब ये कर दिए गए हैं। फेस्टिव सीजन से पहले इस कदम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत वेलकम है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने सेंटर बढ़ने चाहिए थे, वो एक गलत नीति की वजह से उतने सेंटर बढ़ नहीं पा रहे। हमने सरकार से समय मांगा है कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भारत के 725 में से कम 600 डिस्ट्रिक्ट में लगाने में मदद कर सकती है। इससे पॉइंट ऑफ सेल जो है वो चेंज करने की जरूरत है। जब तक के फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रहेगा, हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ेंगे नहीं, सर्वाइव नहीं होंगे। जो सेंटर बढ़ रहे हैं वो जिन जगह पे सेंटर से उन्हीं जगह पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है। साल के 10 करोड़ के ऊपर पीस हॉलमार्क हो रहे हैं। इसका और डिस्ट्रिक्ट में बढ़ना जरूरी है, अक्रॉस द इंडिया ये लागू होना जरूरी है। उसके लिए थोड़ा सा नीति में बदलाव जरूरी है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नितिन जी, क्या नीति में बदलाव होना चाहिए यहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल की बजाय इसको पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रख देना चाहिए, तो उससे सर्वाइव होंगे। जैसा मैं जिस जगह रहता हूं, मेरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। हॉलमार्किंग सेंटर्स इसलिए नहीं है कि सारी चीजें हॉलमार्क होकर आती, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हॉलमार्किंग सेंटर सर्वाइव नहीं हो सकते 20, 25, 30% के ऊपर। इसलिए अगर इसको पॉइंट ऑफ सेल पे कर दिया जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसा वन नेशन वन रेशन कार्ड है, वन नेशन वन टैक्स है, ऐसी काफी सारी चीजें हो रही थी, वन नेशन के अंदर पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू होंगी। जहां सिल्वर की भी बात चल रही है, जहां बुलियन हॉलमार्क की बात चल रही है, सेंटर्स केवल जहां सेंटर ज्यादा है वहीं और बढ़ रहे हैं। वो और डिस्ट्रिक्ट ऐड उसके अंदर जितने होना चाहिए वो नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें नीति में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट टेकन। नितिन जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो वही सटीक सी बात बताने के लिए कि 725 में से 600 जगह तो कम से कम होना चाहिए। एज ऑफ नंबर वो उसका आधा है और पॉइंट ऑफ सेल पे होना चाहिए। हम BIS से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ उनके सामने भी रखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए, और आपका जो सुझाव है वो यहाँ पर आगे भी बढ़ाएंगे। नितिन जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लाएंगे इक्विटीज़ का पूरा बाजार।